प्रणाम कर रहा हूँ। खास करके आदरणीय अवधेश प्रधान जी बैठे हैं, प्रीति बैठी हुई है, अत्रि भारद्वाज जी हैं, श्रद्धा सौरभ जी हैं, कवितांबरा का पूरा परिवार साहित्यिक हमारे मित्र बैठे हुए हैं। आप सभी को और मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। यह संग्रह वशिष्ठ अनूप जी की सबसे बड़ी विशेषता, इनकी गीतों को पढ़ करके और इनकी नवगीत के संग्रहों को पढ़ करके, समीक्षा की बात मैं नहीं करूंगा, मुझे लगा कि इस रचनाकार का एक सबसे बड़ा जो वैशिष्ट्य है, अपनी बात को कितने सरल ढंग से कहा जा सकता है। गरम रोटी के ऊपर नमक तेल था, यह शीर्षक कोई बहुत विद्वान रचनाकार अपने को भारी भरकम समझने वाला नहीं कर सकता है। यह तो वह समझेगा जो गांव की उस माटी से आया हुआ है शहर, वही गरम रोटी के ऊपर नमक तेल का स्वाद जानता है। इस स्वाद को भूल गए हैं सब लोग। सहजता बड़ी बात होती है कविता में। और मेरे बहुत ही प्रिय कवि भवानी भाई हैं, बड़ा स्नेह उनका मिला था मुझे। उनकी एक पंक्ति है कि हम जिस तरह बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद सबसे बड़ी तू दिख। तो हम जिस तरह बोलते हैं उस तरह लिखने की कला वशिष्ठ अनूप जी के पास है। इस भोजपुरी संग्रह की एक बड़ी विशेषता क्या है, बहुत सहज, और दो संस्मरण छोटे छोटे सुनाऊंगा आपको। बहुत भारी भरकम वक्तव्य देना नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अभी कहेंगे इस बात को। इस संग्रह के ऊपर मैं और कुछ नहीं कहूंगा। इस संग्रह का वैविध्य बहुत है। आप देखेंगे आजकल की जो समस्याएं हैं, सभी समस्याओं पर कोई भी रचनाकार, विधा चाहे कोई भी हो, लेकिन वो बात करेगा। आज की बेरोजगारी पर बात करेगा, आज की महंगाई पर बात करेगा, गांव के उस सौंदर्य पर भी बात करेगा, और बिगड़ते हुए गांव पर भी बात करेगा। ये सारी विविधता जो है वशिष्ठ अनूप जी के इस गजल संग्रह की है। लुभाती कौन सी चीज है, वो ताकत क्या है इस संग्रह की? इस संग्रह की ताकत है भोजपुरी के मुहावरे। एक बात आपसे बताऊं कि 75-76 के आसपास एक रूस के बड़े विद्वान वारानिको, जिन्होंने की अनुवाद किया है रामचरितमानस का रशियन भाषा में, आप सब लोग उसके नाम से परिचित होंगे। उनके पुत्र जूनियर वारानिको, अवधेश जी को संभवतः याद होगा, 75-76 में वो बनारस में आए थे, और वो 4-5 महीने क्लार्क होटल में रुके थे। तो मुझे याद है कि उत्सुकतावश उसमें हम लोग विद्यार्थी थे, शोध कार्य कर रहे थे, तो मैं मिलने के लिए चला गया था। बहुत देर तक उनसे बात हुई। मैंने कहा कि आप इतने दिन तक बनारस में रह के क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं भोजपुरी गालियां इकट्ठा कर रहा हूं। भोजपुरी गाली इकट्ठा कर रहे हैं, क्या करेंगे इसको इकट्ठा करके? उन्होंने कहा देखो, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, बिल्कुल हिंदी बोल रहे थे, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जिस भाषा की गाली जितनी मजबूत होगी वह भाषा सबसे मजबूत। क्या? और उसको उन्होंने कहा कि हम सुबह से शाम तक उजड़ों की बस्ती में, खिड़कियों की बस्ती में, जहाँ सब्जियां बेची जाती हैं, वहां जाकर के जो अति पिछड़े हैं उन गालियों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उन्होंने 50 गालियां मुझे सुनाई। उसमें से मित्रों मैं एक भी आपके सामने नहीं कर सकता, कह ही नहीं सकता। मतलब यह नहीं है कि अपने विद्यार्थी इन लोगों के सामने भले कोने में कर दूं, लेकिन आपके सामने नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि एक गाली उठा के उन्होंने कहा कि क्या इसका अनुवाद विश्व की किसी दूसरी भाषा में हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अनुवाद दूसरे से रहित यह भाषा है। तो यह जो, और यह ताकत, गाली को आप छोड़ दीजिए, मुहावरों की ताकत। भोजपुरी भाषा की लोक की जो मुहावरे हैं वो इतने ताकतवर हैं। और वशिष्ठ अनूप जी ने, मैं एक दो उदाहरण आपको दूंगा, उन्होंने इस तरह के उदाहरण को किस तरह से रखा है। दूसरी भोजपुरी की विशेषता, वो भी एक दूसरे संस्मरण से फिर बात करूंगा। समय वही 75, 76, 77 का। काशी विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय में एक लिंग्विस्टिक डिप्लोमा का, कंप्यूटर लिंग्विस्टिक डिप्लोमा का कोर्स चल रहा था। मैं भी उसमें एक प्रतिभागी था, विद्यार्थी था। भट्टाचार्य जी उसके कोऑर्डिनेटर थे। तो वो करते थे, तो हम लोग का क्लास चलता था। हम सब लोग आसपास के कुछ अध्यापक थे, कुछ विद्यार्थी थे, कुछ शोध छात्र थे। तो एक दिन उन्होंने अपने उस वक्तव्य में कहा कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त है, वैज्ञानिक भाषा है।
उसके बाद उन्होंने, चूंकि वो बंगाली थे, इसके बाद उन्होंने कहा कि बांग्ला भाषा भी उसके बाद, संस्कृत के बाद कंप्यूटर के लिए सबसे अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है। हम लोगों में से एक किसी ने उठ के कहा, और सर भोजपुरी, उन्होंने कहा कि भोजपुरी गंवारों की भाषा है। मैंने एक जगह को सुना था, मैंने कहा कि सर क्षमा करेंगे, मैंने ही कहा उस समय, मैंने कहा सर जब भी बांग्ला भाषा हम लोग उस समय पढ़ रहे थे, और बांग्ला जैसी सुसंस्कृत संपन्न भाषा जिसमें कि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे बड़ा रचनाकार विश्व कवि हुआ हो, हमने कहा सर बांग्ला जैसी दरिद्र भाषा कोई नहीं है, जहाँ खाने के लिए और पीने के लिए एक ही शब्द है। बंगाली बोलता है चाय खाए, वो चाय खाता है बंगाली। और हमारे यहाँ भोजपुरी में क से लेकर के छत्र इत्यादि तक खाने के लिए हर एक अल्फाबेट से अलग अलग शब्द हैं। उन्होंने कहा सुनाए, तो हमने उनको पूरा सुनाया, और हैं वो आपको भी सुना दे रहा हूं। कूचत हुआ, काटत हुआ, खात हुआ, गपकत हुआ, घोटत हुआ, चावत हुआ, चापत हुआ, झोरत हुआ, धरियावत हुआ, टूंगत हुआ, थूरत हुआ। अब आप सोचिए कि टूंगत हुआ और थूरत, ये ताकत किस भाषा में हो सकती है? छकत हुआ, जेवत हुआ, तहियावत हुआ। तो यह लोक भाषा की यह ताकत है। इन गजलों में, गजल की चाहे जो परंपरा रही हो, हिंदी के बाद गजल का जो दुष्यंत कुमार की बात जो की गई थी, दुष्यंत कुमार के भले तेग अली तेग के बाद हिंदी गजलों का विकास हुआ, लेकिन बाद में चलकर के बहुत सारे लोगों ने गजलें लिखा, लेकिन दुष्यंत कुमार ने गजल को एक नए तेवर के साथ दिया। राजनीतिक जो विसंगतियां थी, आजादी के बाद के जो सपने थे वो कैसे टूट रहे थे, इसको दुष्यंत कुमार अपनी गजलों में साफ साफ रखते हैं। उन गजलों की कहीं न कहीं एक झलक, जैसे एक गजल आपकी इसमें है जो कि वो कह रहे हैं कि दुष्यंत की एक बड़ी प्रसिद्ध गजल है कि नदी पानी वहां से चला और बीच में कहां सूख गया हमें पता है। भोजपुरी में भी यह बात कही गई है। लेकिन गांव की जो बात करते हैं, मैं आपसे बताऊं कि जिस तरह से गांव से वशिष्ठ अनूप जी जुड़े हुए हैं, मैंने इसी सूचना से भी जाना था, पिछले दिनों उन्होंने अपने गांव में आसपास के क्षेत्रों के लोगों को जुटा करके एक बड़ा कवि सम्मेलन किया था। कविता कैसे गांव तक यात्रा करे, केवल शहर तक न रह जाए, केवल किताबों तक न रह जाए, इसकी कोशिश हमेशा वशिष्ठ अनूप जी को है। तो गांव की क्या स्थिति है, गांव किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह से बिगड़ रहे हैं, किस तरह से गांव में ईर्ष्या घुस रही है, कैसे एक दूसरे के पीछे करने में सब लोग लगे हुए हैं, यह जो मनुष्यगत कैसे परिवार टूट रहा है। परिवारों को लेकर के दो कविताओं का उल्लेख संभवतः उदयपाल जी ने किया था कि चाचा और बाबू को लेकर के जो कविताएं हैं, आज संबंध किस तरह से दरक रहे हैं। एक और कैरेक्टर मुझे इनकी गजलों को पढ़ने में दिखा था, वह एक निठुरी कैरेक्टर है। वह कविता मुझे खोजूंगा तो समय लगेगा वह गजल, लेकिन अद्भुत उस कैरेक्टर को सबका, जैसे रघुवीर सहाय रामदास कैरेक्टर रखते हैं, त्रिलोचन एक कैरेक्टर रखते हैं, तो वशिष्ठ अनूप जी निठुरी कैरेक्टर के द्वारा आम जनता किस तरह से त्रस्त है, किस तरह से बेचैन है, किस तरह से जीवन बिता रही है, एक निठुरी नाम रख करके कैरेक्टर को रखना, यह रामदास और त्रिलोचन के उस नाम से अत्यंत भिन्न है। बिल्कुल गांव का देशज यह है। मुहावरों की बात मैं कर रहा था, केवल एक मुहावरा आपके सामने रखना चाहूंगा। मैंने इसलिए मुहावरे का कर रखा, कई बाटे पढ़ लिख पलिहरे क बानर, भइल बाटे पढ़ लिख पलिहरे क बानर, शहर दर शहर आवाजाही भइल बा, कई दिन पर लौटल बा हकसल पियासल। अब हकसल पियासल शब्द जो है, मेरा ख्याल है कि इसका आप कौन सा अनुवाद कर सकते हैं? आप हकसल पियासल का अनुवाद करिए, यह बात भोजपुरी में कही जा सकती है। कई दिन का लौटल बा हकसल पियासल, सुघर मुंह रहल अब सियाही भइल बा। तो छोटे छोटे मुहावरे, लोकोक्तियां भोजपुरी की उसके शब्दों को जैसे टांकते हैं अपनी कविताओं में ये। और दूसरा, बदलते हुए गांव की बात मैंने किया, राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात किया, खेती किसानी की बात भी इन गजलों में खूब हुई है। कैसे खेत हमारे बढ़ते 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 बढ़ते, बड़ी त्रासदी है, जिसके पास खेत है वो बटाई को लेके गांव शहर में रह रहा है, और जो खेती कर रहा है उसके पास खेत नहीं है। यह जो विसंगति है खेती किसानी की, बटत बटत ई खेत हो गई बा आंगना अस, ये उपमा देखिए, खेत बढ़ते बढ़ते आंगन जैसे हो गया है,
शायद एक बड़ा रचनाकार इस तरह की उपमा दे सकता है। आंगन जैसा खेत हो जाना और न गाय बैल न गांवन में आदमी बांधल। किसी के दरवाजे गांव बैल नहीं रह गया है, यह भी एक विसंगति है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, किसी के पास गाय और भैंस नहीं है कि पनीर कहां से क्विंटल क्विंटल आता है, मेरी समझ में नहीं आता है। आप जितने क्विंटल पनीर खोजिए मिल जाएगा और गाय भैंस किसी के पास नहीं है। तो ये सारी जो विसंगतियां हैं, समय का चक्र किस तरह से, गरीबी की बात है। अंतिम बात ये कहूंगा, चाहे हमने पहले भी कहा कि कोई रचनाकार किसी भी विधा में लिखे, किसी भी भाषा में लिखे, अपने समय को जुटला नहीं सकता है। अपने समय की विसंगति को, अपने समय के तर्क को जरूर कहेगा, लेकिन अगर वशिष्ठ अनूप जी की बात मैं करूं तो वो विसंगतियों के कवि नहीं हैं, वो सहज सौंदर्य के कवि हैं और रूप के कवि हैं। आज के दौर में लिखेंगे तो जाएंगे उधर, यथार्थ से टकराएंगे, लेकिन वो मुकम्मल रूप से उसी रूप के कवि हैं जिसकी चर्चा हम सबको अच्छी लगेगी। एक तरह से न हरदम लजा के मिला, कहियो हमरा से तू मुस्कुरा के मिला, तू लगे लो विधाता का अनुपम सृजन, पाँव पायल क्षमा क्षम बजा के मिला। तो यह क्षमा क्षम पायल अनूप जी को हमेशा लुभाती रहे, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत